हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे गवर्नर जनरल, वायसराय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब चीज़ें होती क्या है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे। ये टॉपिक आपका कवर होता है यूपीएससी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। एंड मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए एंड अदर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। 1853 के अंदर हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद 1858 के अंदर देखेंगे। 1853 में हमारा चार्टर एक्ट आया था, 1858 के अंदर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इससे पहले हम थोड़े टर्म्स को देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है? जो लॉ को इंप्लीमेंट करती है, जो लॉ को अप्लाई करती है। तो उससे पहले लॉ बनेंगे भी, और लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन क्या होता है कि वो लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। तो 1853 का एक्ट देखते हैं। 1853 के अंदर क्या था? वायसराय की पोजीशन नहीं थी, इसकी जगह पे एक पोजीशन थी जीजीआई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो इनको असिस्ट करती थी। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर 12 मेंबर थे। वो 12 मेंबर कौन थे? 5 मेंबर तो ये थे, 5 मेंबर में से 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 5 मेंबर ये हो गए और 7 अलग मेंबर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसको थोड़ा डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अब हम 1858 का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। 1858 के अंदर क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट को खत्म कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, 2 बॉडी थी, उनको खत्म कर दिया गया और 2 पोजीशन क्रिएट करी गई। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसको रीडेजिग्नेट करके वाइसराय ऑफ इंडिया एक पोजीशन बनाई गई कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वाइसराय होंगे। और बाकी जो काउंसिल का स्ट्रक्चर था वो सेम था। जो वाइसराय थे वो ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे। और दूसरी पोजीशन थी हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। और वो कौन होते थे? वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे, यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। वो जो प्राइम मिनिस्टर होते थे ब्रिटेन के, उनके कैबिनेट के मेंबर होंगे। और वो कहाँ बैठते थे? लंदन में बैठते थे और लंदन में बैठ के इंडिया के फैसले लेते थे। तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी। और उनके पास एक 15 मेंबर की काउंसिल थी जो उनको असिस्ट करती थी। तो ये था हमारा 1858 का एक्ट। इसको डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं 1858 की, उसके अंदर पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। और ये जो काउंसिल का स्ट्रक्चर था ये फुल्ली एडवाइजरी था, इनके पास कुछ भी डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। तो ये एक तरीके की खाली एडवाइजरी बॉडी थी। इससे पिछले एक्ट के अंदर हमने देखा कि काउंसिल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं आए। तो काउंसिल के स्ट्रक्चर में चेंज लाने के लिए एक्ट लाया गया था। 1861 के अंदर ये एक्ट आया था, काउंसिल एक्ट। इसके अंदर क्या हुआ था? पहले 4 मेंबर थे, उसके बाद 5th मेंबर ऐड किया गया इस काउंसिल के अंदर। तो 5th मेंबर वाज एडेड एंड पोर्टफोलियो वाज असाइंड। पोर्टफोलियो दिए गए थे। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स को डिपार्टमेंट असाइन किए गए, कि उनको वर्क दिया गया कि आप मिलिट्री के लिए, आप मिलिट्री का काम करोगे, आप रिवेन्यू का काम करोगे, आप फाइनेंस का काम करोगे, आप लॉ का, आप होम अफेयर्स का काम करोगे। इस तरह से पोर्टफोलियो असाइन किए गए। जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री असाइन की जाती है, होम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, इस तरीके से उस टाइम पे पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया था और 1861 के काउंसिल एक्ट के अंदर ये आया था। एंड वायसराय को 2 पावर दी गई, वीटो पावर। इससे पहले वीटो पावर नहीं थी। इसके अंदर क्या था कि अगर काउंसिल के मेंबर कोई डिसीजन लेते हैं, वाइसराय अगर उसको मना कर देता है तो वो डिसीजन नहीं माना जाएगा, उसके थ्रू कोई भी लॉ नहीं बन सकता। तो वाइसराय के पास एक एब्सोल्यूट पावर थी, वीटो पावर, कि वाइसराय का डिसीजन पूरे काउंसिल के मेंबर के डिसीजन को सुपरसीड कर जाएगा। क्या? दूसरी पावर थी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? काउंसिल के मेंबर के साथ डिस्कशन किए बिना भी वाइसराय लॉ बना सकते थे। तो उनके पास पावर थी ऑर्डिनेंस की, जिसके थ्रू वो लॉ ला सकते थे। और वीटो पावर थी जिससे वो कोई भी लॉ बन रहा है तो उसको रद्द कर सकते थे। और इनके अलावा एडिशनल मेंबर होते थे, 6 to 12 मेंबर होते थे, ये नॉमिनेटेड बाय वायसराय। ये नॉमिनेटेड होते थे, इलेक्टेड नहीं होते थे, इनको वायसराय चुनते थे। ये लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते थे। तो ये भी एक ड्रॉबैक माना गया इस एक्ट का कि इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर थे। वो नॉमिनेटेड मेंबर कौन होंगे? जो लॉयल होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। इसके अंदर 2 तरह से मेंबर होते थे, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल मेंबर कौन होते थे? जो जैसे मिलिट्री सर्विसेज होती थी और इंडियन सिविल सर्विस होती थी, उसके अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था। यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स ही होते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर के अंदर ब्रिटिशर्स और इंडियन दोनों हो सकते थे। और इसके अंदर ये भी बोला गया कि एटलीस्ट हाफ जो मेंबर होंगे वो नॉन ऑफिशियल होने चाहिए। इसके अंदर हमें एक और चीज देखनी है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस की एंट्री अलाउ नहीं थी, लेकिन जो एडिशनल मेंबर थे उनके अंदर इंडियंस की एंट्री अलाउ थी। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे इसमें, उसके अंदर इंडियंस की एंट्री भी अलाउ थी, लेकिन वो नॉमिनेटेड होंगे, यानी उसके अंदर वाइसराय उन्हें नॉमिनेट करेंगे। अब नॉमिनेट कौन होगा? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ लॉयल होगा। जो फर्स्ट इंडियंस नॉमिनेट होते वो थे राजा ऑफ बनारस
महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव। तो ये 3 मेंबर नॉमिनेट होते फर्स्ट। और एक और चीज़ है इसके अंदर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर थी, अगर ये पूरी काउंसिल कोई लॉ बनाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है ये लॉ, तो वो इस लॉ को डिसॉल्व कर देंगे। तो ये सेक्रेटरी स्टेट के पास एक एब्सोल्यूट पावर थी कि वो कोई भी लॉ अगर काउंसिल पास करती है तो वो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज थे काउंसिल के अंदर। ये काउंसिल तो बना दी गई थी लेकिन इनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे। ये बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस नहीं कर सकते थे एंड कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। बजट के ऊपर डिस्कशन का इनका राइट नहीं था। इनके पास वोटिंग राइट नहीं था। तो एक तरीके से काउंसिल तो बना दी गई लेकिन उनको पावर बिल्कुल भी नहीं दी गई। सारी पावर वायसराय के पास थी। तो ये इस एक्ट का एक ड्रॉबैक था। 1874 के अंदर एक और चेंज आया। जो 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी उसके अंदर एक 6th मेंबर ऐड किया गया। उसका पोर्टफोलियो था पब्लिक वर्क्स, जो हमारे यहाँ पे PWD डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उसी तरह से एक डिपार्टमेंट था, वो 1874 के अंदर ऐड किया गया। अब टोटल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मेंबर हो जाएंगे 6। इस एक्ट के अंदर दूसरा जो मेजर स्टेप था वो था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन समझने से पहले हम सेंट्रलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि सारा रेवेन्यू गैदर्ड एट सेंटर, जो जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे गैदर किया जाएगा, सेंटर पे। और सेंटर के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा प्रोविंसेस के अंदर। प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है, प्रांत। जो प्रांतों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसके अंदर भी क्या होता था, क्वेश्चन किए जाएंगे कि आप ये कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ये पूरी इसकी डिटेल हमें दीजिए। ये बहुत ज्यादा इंटरप्शन था प्रोविंसेस की वर्किंग के अंदर। तो इस वजह से प्रोविंसेस सही से काम नहीं कर पा रही थी। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है 1773 का जो एक्ट आया था और उसके बाद 1833 का जो एक्ट आया, उसके अंदर प्रोविंसेस को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन निकाले गए, बहुत सारे लॉ निकाले गए। 1833 के अंदर जो लेजिस्लेटिव की पावर थी, जो कानून बनाने की पावर थी प्रोविंसेस के पास, वो वापस ले ली गई। तो अब हम डिसेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, पावर बांटी जाएंगी, शेयर करी जाएंगी। और डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों था, क्योंकि 1857 का रिबेल हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। उसके अंदर फाइनेंशियल कंडीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत खराब हो गई थी इंडिया के अंदर। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो गया था। जो ब्रिटेन था उसको यूरोपियन कंट्री से कम्पीट करना था, तो इंडिया के अंदर रोड्स बनानी है, ट्रैक्स बिछाने, तो उसके लिए पैसा चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की इतनी अच्छी थी नहीं उस टाइम पर। अगर वो और टैक्स लगाते पब्लिक के ऊपर तो दोबारा रिबेल होने के चांसेस है, दोबारा रिवोल्ट हो सकता था। तो वो ये चीज करना नहीं चाहती थी। तो उसने क्या करा, प्रोविंसेस को पावर देना शुरू करा और प्रोविंसेस से चाहा कि वो अपना खर्चा खुद निकाल सके और थोड़ा रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को जनरेट करके दे सके। इस एक्ट के थ्रू जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया वो क्या किया गया, जो 1833 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो लेजिस्लेटिव की पावर थी, जो कानून बनाने की पावर थी प्रोविंसेस की, वो ले ली गई थी। तो उसको रिस्टोर कर दिया गया। मतलब अब लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी गई प्रोविंसेस को। तो अब प्रोविंसेस खुद अपने लिए लॉ बना सकती है। तो ये एक मेजर चेंज था इसके अंदर। और जो प्रोविंसेस थी उसके जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, उसके अंदर गवर्नर होते थे और अदर प्रोविंसेस क्रिएट करी जाएगी। उसके अंदर कौन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अदर प्रोविंसेस क्रिएट की गई जिससे एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो जाए और जितनी भी प्रोविंसेस थी वो सेंट्रल एफिशिएंटली वर्क कर सके। तो नई प्रोविंसेस क्रिएट करी गई, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस 1886 के अंदर क्रिएट करी गई। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्रिएट करी गई 1874 के अंदर। इसके बाद इससे ही असम बना था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से, ये भी हम देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंज था डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन के इवेंट्स देख लेते हैं। उसके अंदर क्या हुआ, फर्स्ट लॉर्ड मायो 1870 के अंदर एक सिस्टम लेके आए जिसे बोला गया फिक्स ग्रांट। मतलब प्रोविंसेस को एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दे दिया जाएगा, फिक्स ग्रांट दे दिए जाएंगे। जिस ग्रांट को वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से खर्च कर सकते हैं, उनको कुछ भी इंटरप्ट नहीं करा जाएगा। इससे पहले क्या था, इंटरप्ट करा जाता था, उनसे डिटेल मांगी जाती थी, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। एक फिक्स ग्रांट दे दिया जाएगा और जिस तरीके से प्रोविंसेस उसे खर्च करना चाहती है उसको खर्च कर सकती है। तो ये लॉर्ड मायो लेके आए थे। लेकिन ये जो फिक्स ग्रांट दिए जाते थे वो कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज पे दिए जाते थे, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, ये नहीं कि हर सब्जेक्ट्स के ऊपर दिया जाएगा। ये कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज थी, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया। उसके बाद लॉर्ड लिटन ने क्या करा, 1877 के अंदर कुछ और सब्जेक्ट्स ट्रांसफर कर दिए गए। मतलब कुछ और सर्विसेज ट्रांसफर कर दी गई प्रोविंसेस को। जैसे उसके अंदर कई लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे और कुछ लैंड रिलेटेड। अब एक चीज हम देख लेते हैं, इंडिया के अंदर क्या होता है, 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो यूनियन के कंट्रोल में रहते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो स्टेट के अंडर कंट्रोल में रहते हैं। और जो कंकरेंट के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं वो यूनियन और स्टेट दोनों के कंट्रोल में रहते हैं। तो शेड सब्जेक्ट होते हैं एक तरीके से। तो जैसे ये तीन लिस्ट थी, उसी तरीके से उस टाइम पे भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि कुछ जनरल सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट होंगे और कुछ शेयर्ड सब्जेक्ट होंगे। तो ये चीजें उस टाइम पे भी बनाई गई। एंड लॉर्ड रिपन आए 1882 के अंदर। उन्होंने क्या किया, फिक्स ग्रांट का सिस्टम लॉर्ड मायो लेके आए थे उसको खत्म कर दिया। और उन्होंने क्या चेंज लेके आए, रिवेन्यू ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स। जो
कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनका रिवेन्यू प्रोविंसेस पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकती है, मतलब उस पर टैक्स लगा सकती है और उसका रिवेन्यू कलेक्ट कर सकती है और खुद ही अपने अकॉर्डिंग खर्च कर सकती है। जैसे फिक्स ग्रांट में क्या होता था, सेंटर प्रोविंसेस को रिवेन्यू देगी, फिक्स ग्रांट देगी और वो जिस जैसे मर्जी उसको वैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन अब ये करने की जरूरत नहीं थी। प्रोविंसेस खुद कलेक्ट करेगी और खुद ही उस पैसे को खर्च कर सकती थी। कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स के साथ होता था, हर किसी सर्विसेज के अंदर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। एंड दूसरी चीज क्या करी, सम सोर्स शेयर्ड बाय द प्रोविंस एंड सेंटर, मतलब कुछ सोर्स से जनरेट रेवेन्यू प्रोविंसेस और सेंटर के बीच में शेयर करा जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर तो पूरी तरह से ऑटोनॉमी दे दी प्रोविंसेस को, लेकिन कुछ सोर्स के अंदर प्रोविंसेस और सेंटर के बीच में शेयरिंग होगी। एंड कुछ सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल का अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल होता था। तो इसको मैं दूसरी तरीके से आपको समझा देता हूँ। रिवेन्यू शेयरिंग सिस्टम बाय लॉर्ड रिपन, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हम पहले सेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं। जैसे सेंटर और प्रोविंसेस है, उस टाइम पे यही मेजर प्रोविंसेस थी, तो सेंटर क्या करती थी, सेंटर इनसे रिवेन्यू कलेक्ट करती थी, पूरा रिवेन्यू सेंटर के पास आ जाता था। फिर ये प्रोविंसेस को रिवेन्यू देती थी और उनसे डिटेल मांगती थी किस तरीके से वो खर्च कर रहे हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होगा, पावर दे दी जाएगी प्रोविंसेस को। तो इसके अंदर लॉर्ड रिपन ने क्या करा, कुछ सोर्स तो ये पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, खुद ही टैक्स लग करके खुद ही खर्च कर सकते हैं, सेंटर की उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी। कुछ जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, जो रिवेन्यू होगा उसका शेयरिंग होगी दोनों सेंटर और प्रोविंस के बीच में। ये किस तरीके से होती थी, ये कुछ रेशियो के अंदर होती थी। एंड कुछ सब्जेक्ट्स अभी भी पूरी तरीके से सेंट्रल कंट्रोल कर रही थी। तो ये आप देख सकते हो, जो मैंने सिंगल एरो बनाया, इसका मतलब ये है कि वो जो सब्जेक्ट्स थे वो फुल्ली कंट्रोल होंगे सेंटर के अंदर। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन लाने की कोशिश करी गई और पावर डिस्ट्रीब्यूट करने की स्टार्टिंग की गई। तो इसके अंदर ये एक मेजर चेंज था। तो ये था हमारा काउंसिल एक्ट 1861। इसके अंदर जो चेंजेस आए थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। एंड अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। और अदर मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसको एक ऑर्डर में देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आएगी। तो दिस इज माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। थैंक यू एवरीवन।